हुआ खुदाया सब कितना ठीक चल रहा था। एडन खुद को नॉर्मल रखने के लिए लंबे लंबे सांस लेने लगा। तुम गलत समझ रहे हो, लेला का चेहरा जर्द हो रहा था, मगर इसे हर हाल में अपनी इस सिचुएशन पर काबू पाना था। हजार कोशिश के बावजूद मौत को सामने देखकर उसके बदन में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। या यूरोप में हर किसी के पास पार्टनर होता है तो सब इनसे चोरी मिलने आते हैं। वो घबराहट से थोक अंदर की तरफ निकल गई थी। कोई भी मर्द नहीं चाहता कि इसकी औरत को पता चले कि वो एक काल गर्ल से मिलकर आया है, इसलिए वो कान होने के बाद मुझे बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है कि ऐसा ही हो, मुझे यकीनन तुम्हारी बात पर एतबार करना चाहिए, मगर मैं इस दबाव का क्या करूं जो सोच सोच कर थकता ही नहीं रहे। हेडन का सर लहजा लीला को मजीद परेशान और खौफ में मुबतला करने लगा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्या समझ रहा हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। शायद तुम कोई मुजरिम हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पकड़वा दूंगी। लीला का असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। वो जानती थी कि अगर वो बिल्कुल मासूम बनने का ड्रामा करेगी तो तब भी पकड़ी जाएगी, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा खुद को नॉर्मल जाहिर करना था। क्या तुम कोई समझ हो? लीला ने सर से बड़ा टालने के लिए अगला सवाल जल्दी से पूछ लिया था, मगर वो लीला से ज्यादा शातिर दिमाग था, इसलिए लीला के सवाल को इग्नोर कर दिया। 3 साल से काल दिल बनी हुई हो ना तुम? लीला ने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया था। इस्तांबुल के कितने बाजारों को जानती हो? मेरा काम ज्यादा फोन पर ही चलता है, इसलिए मैं फजूल में बाहर कम ही निकलती हूँ। वो लम्हा भर सोचकर मुखातब हुई, क्या तुम्हें किसी कस्टमर का नंबर याद है? नहीं, वो हर बार नंबर बदल कर राबता करते हैं। उनको मेरा नंबर याद होगा। एडम इसकी कलाई दबूचे उसे बाहर ले आया था, जहां बहुत से वंडे बैठे हुए थे। उसने इन 3 लोगों को उन सब से अलग बिठा दिया जो लीला को पक करके गए थे। क्या तुम लोगों को उसका नंबर आता है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इनमें से किसी को भी नंबर नहीं आता था। तुम लोगों ने इसका इंतखाब कैसे किया? क्या ये वहां अकेली थी? नहीं, बास वहां भी लड़कियां थी, मगर हमें लगा ये बेस्ट रहेगी। इसका मतलब तुम उसे पहले जानते थे? नहीं बास, तो फिर कैसे पता चला कि ये बेस्ट है? वो तीनों कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। इनको ये बात भूल ही गई थी कि लीला का इंतखाब उन्होंने खुद नहीं किया था, बल्कि रस्पन ने इनके दिमाग में ये बात डबल की थी कि ये लड़की बास के लिए मुनासिब रहेगी। एंड सॉरी बास, हम इस बात आपके बताए तरीके से हटकर लड़की ढूंढने रहे थे। इसके मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि रबे ही लम्हे 3 गोलियां इन तीनों के दिमागों ने सुराख करती हुई गुजर गई। वो डर और खौफ से चला दी थी। उनका खून लीला के चेहरे को गंदा कर गया था। वो जोर जोर से रोने लगी, चुप कर जाओ लड़की, तुम्हारा कसूर नहीं था। कुछ देर की खामोशी को उसके सख्त लहजे ने खत्म किया। वो डर व खौफ से मुसलसल हो रही थी। तुम कल ही एक कस्टमर से मिली थी ना? वो उसे थोड़ा संभलते देखकर मानी फेज अंदाज में मुखातब हुआ था, जो अब हम में सर हिला रही थी। क्या क्या था? इसने सब कुछ वो आंसू पहुंचते हुए बोली, सूफिया इसको ले जाओ और चेक करो कि आखिरी बार ये कब किसी मर्द के बिस्तर की ज़ेनत बनी थी। एडन के अल्फाज सुनते ही लीला के बदन पर एक तरह से बिजली गिरी। वो जान चुकी थी कि इसका आखिरी वक्त आ चुका है। अब इसका ये झूठ मजीद नहीं चल सकता। इससे पहले कि वो कुछ सोचती, सूफिया उसे कड़ाई से खंचते हुए एक कमरे में धकी गई। वो कमरे के एक कोने में बैठी थर कांप रही थी। इस सब सिचुएशन के लिए वो ना खुद तैयार थी और न ही उसे कोई ट्रेन मिली थी। पूरी इंटेलिजेंस टीम की प्लानिंग ये थी कि एडम लीला के साथ फिजिकल हो जाएगा, जिसके बाद एक तरफ तो लीला भी सिको जोन में चली जाएगी और दूसरी तरफ लीला के जिस्म से एडम कर दिए भी को निकट कर दिया जाए। मगर एडम ने लीला से वो का सारी गेम ही पर दी। लीला जानती थी कि टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा। एक नॉर्मल लड़की और एक काल दिल का फर्क कोई अंधा भी पहचान जाएगा। हकीकत सामने आने के बाद लीला के साथ ये मिशन भी अपने अंजाम को पहुंचने वाला था। वो अंजाम जिसका सोचकर भी लीला का बदन कांपने लग गया था। असली रेल की हड्डी ठंड के एहसास से जम गई थी। इसकी गर्दन अकड़ने लगी थी और टांगें इसके जिस्म का बोझ उठाने से इनकार कर चुकी थी। वो एक बार के लिए हिम्मत हार कर कमरे के कोने में बैठ गई। कुछ लम्हों बाद सूफिया 3-4 बंदों के साथ जब कमरे में आई तो वहां कोई नहीं था। वॉशरूम से पानी चलने की आवाज ने उसे मुतमन किया और वो कुर्सी पर बैठकर लिली के बाहर आने का इंतजार करने लगी। चंद ही मिनटों बाद जब लीला बाहर आई तो उसके माथे पर आए पसीने और उसके जर्द को देखकर सोफिया के चेहरे पर चौंक सब मौसम निधि पसीना आ जाना लीला और तारी हो चुके खौफ को प्रिय कर रहा। तुम जानती हो लीला के आज मुझे बहुत मजा आने वाला है। सोफिया तंजिया सब मुस्कुराई थी। कोशिश करूंगी कि तुम्हें भी इस सब से मजा आए, मगर शायद नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम काल बेल हुई तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर न हुई तो तब भी कम अज कम मेरे हाथ में इतनी लज्जत नहीं कि तुम एंजॉय कर सको। तो मेरे लिए यह तजुर्बा करना बहुत मजेदार होने वाला। सूफिया ने इस डरी सहमी लड़की को मजीद दवा दिया था। कमरे में 4 मर्दों को देखकर उसकी जान पहले ही हलक में अटक चुकी थी। क्या करने वाली हो तुम? ये शायद मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या करूंगी।
शायद मुझे तुम्हें चेक करना है कि तुम वाकई में ही काल गर्ल हो या नहीं। कैसे चेक करोगी? जब करूंगी तो समझ जाओगी। क्या मतलब? वो खाए जाने वाली आंखों से सोफिया को देखने लगी। सोफिया, तुम पागल तो नहीं हो? इससे किसी की जान भी जा सकती है। लेडी सोफिया का मतलब समझ गई थी। तुमने बाहर 3 लोगों की जाती हुई जान नहीं देखी, इससे तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए यह किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। सिर्फ सच्चाई ही जान बख्शी का जरिया है। मैं कल जानवरों में फंस गई हूँ। क्या तुम लोग मेरी जान छोड़ नहीं सकते? वो रोहानसी हुई थी। यू नो व्हाट, तुमसे मुझे पहले दिन ही काल गर्ल की खुशबू नहीं आई थी। लड़की, मुझे बताओ, काल गर्ल के 2 सिंग होते हैं? अगर होते हैं तो मैं वो बनवा देती हूँ। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? दिला में कानों को ज्यादा जहमत देने की आदि नहीं ना, इसलिए बगैर बहस के इस बिस्तर पर लेट जाओ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाहर 3 लोगों का हवा। वो धमकी देने के अंदाज में इस पर पत्थर तान चुकी थी। सूफिया ने आगे बढ़ते हुए लीला के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और उसे धकीर कर बिस्तर पर लेटा दिया। इससे पहले कि वो कोई मजामत करती, इसके हाथ पांव को बिस्तर पर दबोच लिया गया। सूफिया को हाथ पर बिगोज चढ़ाते देखकर वो रोने लगी थी। अगर तुम जान बख्शी चाहती हो तो अभी बता दो कि तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रही हो। मैं वादा करती हूँ कि हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं। सूफिया उसे एक आखिरी ऑफर कर रही थी। मैं कितनी बार कहूँ कि मैं एक कालगर्ल हूँ? सिर्फ एक कालगर्ल ऑफर तुम दो। अभी इसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि सूफिया ने टेस्ट शुरू कर दिया। लीला दर्द की शिद्दत से कहलाने लगी, मगर इसे हर हाल में अपनी हालत पर काबू पाना था। लीला सांस अंदर को खींचे जोर से आंखें बंद करके लेटी रही और सूफिया की तस्वीर का इंतजार करने लगी। एक फुलिशिया कालगर्ल सूफिया कमरे से बाहर आकर एडन को हजरत बता रही थी, जिसे सुनकर बिस्तर पर लेटी लीला को सबका सांस आया। वो बिस्तर से उठकर बाहर आई। वो बेहद तकलीफ में मुबतला थी, मगर उसने आखिरी हद तक खुद को नाबुद रखा था। लीला को वहां आता देखकर सब बाहर चले गए थे। अफसोस कि मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी, वो लीला से मुखातब हुआ था जिसकी आंखों से दर्द की शिद्दत से आंसू बह रहे थे। सब कितना अच्छा चल रहा था। बस मेरा दिमाग में उसे बहुत रोकता हूँ कि रख जा, मगर यह है कि रखता ही नहीं। फिर मुझे अभी जाना है। मेरे वापस आने तक तुम यहाँ ही रहोगी और ये सब लोग भी तुम्हारी खिदमत के लिए यहाँ ही है। लीला ने नंग आंखों से उसकी तरफ देखा था। अब की बार वो सच में यहाँ से जाना चाहती थी, मगर एडन ने उसे एक नए इम्तिहान में डाल दिया। तुम्हारा मोबाइल मेरे पास ही रहेगा ताकि तुम्हें कोई कस्टमर तंग न करे। उसने मुस्कुराते चेहरे के साथ एक झूठ बोला। हकीकत में वो सिर्फ चेक करने के लिए मोबाइल अपने पास रखना चाहता था। रात हो चुकी थी। उसका जिस्म दर्द से चोर था। बिस्तर पर लेटे हुए वो चाहकर भी आंसू नहीं रोक पा रही थी। ये शायद आज तक का सबसे मुश्किल दिन था। एक छोटी सी अजाकाल गर्ल इस वैन को सूफिया के मुंह से सुनने के लिए वो किस हद तक गई थी, ये सिर्फ वही जानती थी। सूफिया जैसी चालाक और शातिर औरत को धोखा देना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर उसने कर दिखाया। जिसकी मेहनत का फल ही था कि आज वो उस घर में अकेली थी, जहाँ बहुत से राज दफन थे, जहाँ इन्फॉर्मेशन का एक तूफान था। मगर आज की रात इसके लिए बिस्तर से उठ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। इसने बिस्तर में लेटे ही एक लंबी सांस ली और जिंदगी और मौत की इस कशमकश को याद करने लगी जिसमें वो अब से चंद घंटे पहले मुबतला थी, जब वो हिम्मत हार गई थी। जब इसके चेहरे पर लगे खून ने जिस पर मौत का खौफ तारी कर दिया था। जब हर सौ अंधेरा छा गया था। जब वो मायूस हो गई थी। तब इसके बंद होते दिमाग ने उसे एक उम्मीद दी थी। एक एजेंट वो होता है जो अपने टारगेट की हर चाल को इससे पहले समझ जाए। एजेंट को टारगेट की प्लानिंग पर नहीं चलना, बल्कि टारगेट की प्लानिंग को अपनी चाल में कन्वर्ट करना होता है। माल को याद करते हुए वो एडन और सोफिया की अगली प्लानिंग सोचने लग गई थी कि वो अब इसके साथ क्या करेंगे। तफसील आसारित फॉरेंसिक एग्जाम बहुत देर सोचने के बाद लीला के दिमाग में यही एक मेडिकल टेस्ट आया था जो शहीद इसके साथ क्या जाने वाला था। इसके मुताबिक इसने यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर सुन रखा था, मगर ये टेस्ट तो सिर्फ एक वक्तन का किया जाता है ताकि उसके बदन से सब सबूत इकट्ठे किए जा सके, और उसके लिए बहुत सा सामान चाहिए होता है। इस तरह किसी कमरे में इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता था, वो दोबारा सोचने लगी। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा टेस्ट करने वाले हैं। वो कमरे में तन्हा बैठी उन्हीं सोचों में गुम थी। वो यहाँ से भागने का तो सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ 2 ही रास्ते थे, मौत या कामयाबी। अगर इसे अपनी जान बचानी थी तो इसका एक ही तरीका था कि वो टेस्ट में पास होती, मगर कैसे, यही तो समझ से बाहर था। वो जब भी कुछ सोचने की कोशिश करती, इसी वक्त इसके दिमाग में वो 3 लाशें आ जाती जो वो बाहर देख कर आई थी। आखिर इसने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और दोनों हाथों से सर को दबाकर यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर पर फोकस करने लगी। फॉरेंसिक एग्जाम, फॉरेंसिक फ्लेयर, फर्स्ट फॉरेंसिक फ्लेयर, 18वीं सदी, 1906 लाहौर, 1910 फ्रांस। लाहौर में लेक थी।
इसके बावजूद भी पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड बहुत लेट आया था। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग एक दूसरा टेस्ट करते थे। क्या था? तो फिंगर टेस्ट। इसका दबाव के घोड़े तेज तेज दौड़ते हुए तो फिंगर टेस्ट पर आकर रखे थे। 18वीं सदी में जब बरतानवी राज ब्राजील से ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुका था, ये वही वक्त था जब बरतानवी लूटमार की वजह से पूरी दुनिया गरीब और ब्रिटिश अमीर से अमीर तक होते जा रहे थे। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो बरतानिया शिफ्ट हो जाए, मगर अंग्रेजों के देश जाना आसान थोड़ी था। बरतानिया ने जंग में लड़ने वाले फौजियों के लिए एक नई पॉलिसी जारी की कि वो दुनिया भर की किसी भी औरत से शादी करके उसे बरतानिया शिफ्ट कर सकते हैं। बरतानिया इन तमाम ख्वातीन को ब्रिटिश शहरियों जितनी सहूलतें देगा। इस पॉलिसी का जारी होना था कि दुनिया भर की ख्वातीन खुद को किसी अंग्रेज फौजी की महबूबा बनाकर बरतानिया शिफ्ट होने लगी। इस पॉलिसी से फेक मेल करके आने वाली ख्वातीन को रोकने के लिए बरतानिया ने तो फिंगर टेस्ट लांच किया था। 1980 तक बरतानिया दूसरे ममालिक से आने वाली तमाम ख्वातीन जो शादी के बहाने बरतानिया आना चाहती थी, उनका तो फिंगर टेस्ट करता था और सिर्फ टेस्ट पास करने वाली ख्वातीन को बरतानिया में दाखिल होने दिया जाता था। लीला के दबाव में वो सारा लेक्चर किसी फिल्म की मानंद ताज़ा हो गया था। इतना तो वो जानती थी कि साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की कि वो किसी की सकस हस्ती को जान सके। हाँ, वो ये जान सकती है कि ये लड़की कन्वारी है या नहीं। वो समझ गई कि ये उसे किसी दूसरे टेस्ट से तरीक कर सकते हैं, वरना हकीकत जानने का वाहिद तरीका तो फिंगर टेस्ट भी है और उसे इसके लिए ही खुद को तैयार करना था। वो लंबे लंबे सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करने लगी। दरहकीकत उसे इस टेस्ट में फेल हो रहा था। बरतानिया जाने वाली ख्वातीन शुरू से ही इस टेस्ट के लिए खुद को तैयार करती थी, मगर उसे इन सब के उलट करना था, जो फिर वक्त तकलीफ ना तो हो सकता था मगर नामुमकिन नहीं। वो वक्त रहते पास में फंस गए थे जहाँ उसने इस मिशन के लिए तकलीफ की सूरत में एक बड़ा इम्तिहान दिया था। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम खुद को तकलीफ देना होता है, और ये तकलीफ तब अजियत बन जाती है जब इंसान इरादा करके खुद को तकलीफ दे। मगर एक सेक्रेट ट्रीटमेंट होने का मतलब मौत के साए में जिंदा रहना ही होता है। इसे हर वक्त मरने के लिए खुद को तकलीफ देने के लिए या मारे जाने के लिए तैयार रहना होता है। इंस्पेक्टर साहब सब तैयार हैं और हमने इनकी फाइनल लोकेशन को घेरे में दे दिया है। सोल कपड़ों में मलबूस एक नौजवान मारत को मिशन स्पीन की रिपोर्ट पेश कर रहा था। लीला ने जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस टीम को पहुंचाई थी, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंस टीम ने ऑपरेशन स्पेन प्लान किया था। मार्क अपने मोबाइल से मुसलसल किसी नंबर को डायल करने की कोशिश में जब नाकाम हुआ तो इस एहलकार के साथ ऑपरेशन रूम में चला गया, जहां लगी बड़ी स्क्रीन पर तमाम लोकेशन और पुलिस यूनिट्स को देखा था। इस मिशन की सारी तरतीब इंस्पेक्टर मार्क ने ही की थी। पुलिस यूनिट्स को 3 टीमों में तकसीम किया गया था। 3 डे का काम इन तमाम 8 जगहों को टारगेट करना था जहां से वोटर निकलने थे। 3B का काम इन 8 ट्रकों को फॉलो करना और ये यकीनी बनाना था कि इन ट्रकों को किसी भी चेक पोस्ट पर न रोका जाए ताकि वो जल्द से जल्द स्पेन में अपनी लोकेशन पर पहुंच जाए। और टीम C का था स्पेन में मौजूद इस फाइनल लोकेशन को टारगेट करना। मार्क सब तैयार है और तुम्हारी फाइनल कॉल का इंतजार कर रहे हैं। पीटर ने एक हेडफोन मार्क की तरफ बढ़ा दिया था, जहां वो बेक वक्त तीनों टीम्स के साथ बात कर सकता था। हमारे मिशन में सबसे अहम चीज अभी भी कम है, इसके बगैर हम फाइनल कॉल नहीं दे सकते। हो सकता है मार्क कि वो किसी जगह मसरूफ हो, हमें मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। पीटर ने अपनी राय दी थी। वो जानता था कि मार्क इस अहम मिशन को अभी तक लेट क्यों कर रहा है। जब तक हमारा राबता लेना से नहीं हो जाता, हम इन सब जगहों पर अटीक नहीं कर सकते। ये मिशन इसकी वजह से ही मुमकिन हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसे महफूज करें। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मार्क 3 को इन लोकेशन पर पहुंचे 8 घंटे हो चुके हैं। हडसा सक्रिट मिशन और तुम अभी भी अटीक करने से पहले मजीद वक्त चाहते हो। टीम के लीला की वजह से लेट नहीं हो रही सर, बल्कि इसे तब तक वही रहना था जब तक टीम से स्पीन की लोकेशन पर नहीं पहुंच जाती। प्लान के मुताबिक हमें स्पीन और बाकी 8 लोकेशन पर एक साथ अटीक करना था, तो फिर अब देर किस बात की है? लीला को सिक्योर करना या अटीक से पहले इससे बात करना हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। हमें इतना सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। अगर वो अभी तक एडन के पास है तो इन सब जगहों पर अटीक के बाद एडन को पहले शिफ्ट लीला पर ही जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुश्किल में रहे। वो पता एडन हमेशा हमें सरप्राइज करता। अब पहली बार हम इसे सरप्राइज करने वाले हैं और तुम हो के वक्त पर वक्त ज़ाया कर रहे हो। मार्क ये पहला मौका भी लीला की वजह से मिला है सर, और वो अभी एडन के पास है। सो वाट लीला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मिशन इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम अटीक करो जब तक लीला से राबता नहीं होगा। मैं टफ फटिसवाई ऑर्डर मार्क पीटर चलाते हुए उसे टोक गया था। मार्क जानता था कि रेडन पर यह हमला लीला पर कितना भारी पड़ सकता है, मगर वो पीटर के सामने मजबूर हो चुका था।
इसने लम्हे भर सोचने के बाद हेडफोन पर तमाम टीम्स को अटैक करने का हुक्म साधा। क्या एक ही लम्हे में टीम ए ने यूरोप के 8 मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ लोकेशन पर टीम बी ने स्पेन ने इस फाइनल लोकेशन पर अटैक कर दिया और लम्हे भर में हर तरफ वही की था। आज से जलकर एक हो गया, वो हर चीज तबाह करते हुए गुजर गए। बिस्तर पर लेटी दर्द से कड़ाकी लेदा के कानों में भी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी थी। अपनी ही सोचों में गुम लेदा मिशन स्पेन से बढ़कर अनजान थी। दरहकीकत वो उन्हीं 8 जगहों में से किसी एक जगह पर थी जहां भारत की टीम मिशन स्पेन कर रही थी। अगर वो लीला से राबता कर पाते तो जान लेते कि एडम लीला को कहा करता है, मगर पीटर की जल्दबाजी से वो पूरी टीम इतनी बड़ी कामयाबी से चौंक गई थी।